एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ये न सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर के कुछ फर्स्ट पेपर के टॉपिक से रिलेटेड है, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे नीट के एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी रहता है, ख़ास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने वाले स्टूडेंट हैं जनरल साइंस के पार्ट में। जब उनके लिए ये क्वेश्चन आते हैं तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये टॉपिक जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड से रिलेटेड है, नेशनल पार्क्स के बारे में। और ये बीएससी थर्ड ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के तौर पे भी पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, ख़ासतौर से जो कुछ दिनों के बाद बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आपके लिए इसमें पार्ट है समझने के लिए वो है बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है? जो वर्ड है अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी, वो एक्चुअली दो शब्दों का मेल है, उनकी शॉर्ट फॉर्म है बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग फॉर्म्स, जीवित रूप, जीवधारी, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, उनकी संख्या में विविधता, कितने तरह के जीवधारी पाए जाते हैं, ये उनकी डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो जीवधारियों की विविधता होती है, यानी कि कितनी संख्या में उनकी प्रजातियां या स्पीशीज पाई जाती हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है। तो जो परिभाषा उसके लिए है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ हैबिटेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स एंड फंजाई। तो किसी भी हैबिटेट या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो जीवधारियों की स्पीशीज की संख्या पाई जाती है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें प्लांट्स की स्पीशीज की संख्या, एनिमल स्पीशीज की संख्या, फंजाई स्पीशीज की संख्या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की स्पीशीज की संख्या शामिल है। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जितनी ज़्यादा इन जीवधारियों की प्रजातियों की संख्या होगी उसकी बायोडाइवर्सिटी उतनी ही हाई मानी जाएगी, उतना ही बायोडाइवर्सिटी में वो एरिया रिच माना जाएगा। भारत में पूरे विश्व में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी का करीब 8% भाग पाया जाता है। तो भारत बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से एक बहुत रिच एरिया है। और भारत में भी अलग अलग एरियाज़ जो हैं, ख़ासतौर से नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत रिच है। बहुत सारी वहाँ पर स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पूरे भारत में और कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो उनको एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। उस लिहाज से वो एरिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत रिच है। जो बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट की गई है उसके अनुसार 10 से 14 मिलियन स्पीशीज़ जीवधारियों की मानी गई हैं कि दुनिया में पाई जाती हैं, एस्टिमेट की गई हैं 10 से 14 मिलियन तक। ये संख्या इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ लोग मानते हैं। और इनमें से केवल 1.2 मिलियन को आइडेंटिफाई किया गया है। मींस 10 से 14 मिलियन माना जा रहा है कि इतनी संख्या में जीवधारियों की प्रजातियां या लिविंग स्पीशीज दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन हम अभी उनमें से केवल 1.2 मिलियन को पहचानने में सफल हुए हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर पाए हैं, उनके बारे में सारी जानकारी एकत्रित करके उसका डॉक्यूमेंटेशन कर पाए हैं। तो मतलब ये है कि 86% जो टोटल लिविंग स्पीशीज दुनिया में पाई जाती हैं उसका 86% जो है उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है, ना उनका हम अभी आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ना उनका क्लासिफिकेशन कर पाए हैं। तो हम केवल 14 से 15% स्पीशीज़ को अभी तक पहचान पाए हैं जो दुनिया में पाई जाती हैं, और हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा पाई जाती हों, और उसमें से काफ़ी सारी हम पहचान भी ना पाए हों, उससे पहले समाप्त हो गई हों। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत रिच है पूरी दुनिया की, उसमें से केवल 14-15% को हम जानते हैं। लेकिन दिक्कत इससे बड़ी एक दूसरी है। दिक्कत ये है कि जितनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें पता है उसको भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत तेज़ी से वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो रही है। 2007 में
जर्मन एनवायरमेंटल मिनिस्टर, जो जर्मन फेडरल रिपब्लिक जो देश है उसके पर्यावरण मंत्री जो हैं, उन्होंने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा था कि 2050 तक सारी जातियों की जो प्रजातियां या जो भी जीवधारियों की स्पीशीज पाई जाती हैं दुनिया में, उसमें से 30% जो है 30% जो है वो समाप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी कि विलुप्त हो जाएंगी। तो वो एक स्टडी की गई थी जर्मनी में जिसका उन्होंने हवाला दिया था कि 2050 तक कुल जितनी लिविंग स्पीशीज दुनिया में अभी पाई जाती हैं उसमें से 30% समाप्त हो जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी, या अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक और स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग हर साल प्रति वर्ष 1,40,000 स्पीशीज जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं। पेड़ पौधों की, जंतुओं की 1,40,000 प्रजातियां या स्पीशीज जो हैं वो हर साल समाप्त हो जाती हैं। ये भी एक स्टडी है। एक और स्टडी 2012 में की गई थी, उसमें कहा गया था कि अगले 20 वर्षों में जो मैमल्स की कुल स्पीशीज पाई जाती हैं दुनिया में उसमें से 25% समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। हम लोग भी एक तरह के मैमल्स हैं, तो हमारे आसपास जो दूसरे हमारे जैसे मैमल्स हैं उनकी स्पीशीज जो हैं उसमें से 25% जो है, यानी कि 1/4 वो अगले 20 वर्षों में समाप्त हो सकती हैं। 2012 की ये स्टडी है। इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी स्टडीज़ हैं जिनमें ये अंदेशा जाहिर किया गया है कि अगले कुछ वर्षों में, 30 से 50 वर्षों में, जो हम अपने आसपास जंतु और पौधे देख रहे हैं इनमें से शायद कुछ को हम आखिरी बार देख रहे हैं, अगले कुछ वर्षों में ये समाप्त हो जाएंगी। क्या कारण है इसका? इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता का विनाश होना। क्या कारण है इसका? कारण इसके बहुत सारे हैं। अगर आप कुल कारण देखें तो उसमें 10-11 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से दुनिया में आज बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत तेज़ी से कम हो रही है। मुख्य कारण उनमें से क्या हैं? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहरों को बसाना, बड़ी कॉलोनीज़ को बसाना, टाउनशिप्स को बसाना, उसके लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है, वाइल्ड लाइफ को नष्ट किया जाता है, तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, बड़े बड़े उद्योग लगाना, चाहे वो पावर प्लांट्स लगाए जाएं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ किसी और तरह की लगाई जाएं, उसके लिए भी बहुत बड़े एरिया में वाइल्ड लाइफ को ख़त्म किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया को साफ़ किया जाता है, इससे भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। पावर प्लांट्स को लगाना, एयरपोर्ट्स को बनाना, रेलवे को इस्टेब्लिश करना, माइनिंग एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। खनन, खनिज लवणों, कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको निकालने के लिए जहां पर खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है, माइनिंग जिसको कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। काफ़ी सारे एरियाज़ में, ख़ासतौर से भारत में झारखंड जैसे एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण वहाँ पर धातुओं की माइनिंग जो है, मेटल की माइनिंग जो है, उसके कारण वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। फॉरेस्ट कटिंग, जंगलों का कटना, साफ़ करना जंगलों को, किसी भी तरह से जंगलों को काटा जाए, चाहे वो इंडस्ट्री लगाने के लिए हो, चाहे लकड़ी की चोरी के लिए हो, किसी भी वजह से हो, वो भी एक बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। पोल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, ये अपने आप में एक बहुत बड़े कारण पूरे विश्व में है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है पूरी दुनिया में। क्लाइमेटिक चेंजेस, एबनॉर्मल चेंजेस जो आ रहे हैं उसके कारण या पोल्यूशन के कारण, अब वो चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी लॉस पर। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कारण हैं बायोडाइवर्सिटी के समाप्त होने के। बायोडाइवर्सिटी से मानव जीवन सीधे जुड़ा है, ये हम जान लें तो बेहतर है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जब नष्ट होगी तो मानव जीवन भी समाप्त होगा, क्योंकि हम बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं के लिए बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर हैं, फॉरेस्ट पर निर्भर हैं, वाइल्ड लाइफ पर निर्भर हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना ज़रूरी है मानव जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी, ये हमें पता है कि उसका लॉस हो रहा है, उसका धीमे धीमे नाश हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारी जो टेक्निक अप्लाई की जाती हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, जो जैव विविधता के संरक्षण के जो उपाय हैं जो किए जाते हैं, वो दो तरह के उपाय हैं। एक कहलाते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड वो हैं जिसमें किसी भी
प्लांट या एनिमल स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। जहां वो स्पीशीज पाई जाती है वहीं ऐसे इंतजाम किए जाते हैं कि उसको वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है। लेकिन एक और मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर ये पॉसिबल ना हो कि किसी स्पीशीज को उसके ही हैबिटेट में, उसके ही लिविंग एरिया में, उसके ही आवास में अगर प्रोटेक्ट ना किया जा सके तो उसको वहां से हटाकर एक उसके हैबिटेट के जैसा एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए जो उसके नेचुरल हैबिटेट में ना हो, उससे अलग हटके हो, वहां उसका हम अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। तो दो मोटे मोटे अंतर हैं, उनको याद रखिए। किसी भी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में, किसी भी लिविंग स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में अगर प्रोटेक्ट करते हैं, ये इन सीटू कंजर्वेशन है। और अगर किसी भी लिविंग स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर कहीं और ले जाकर हम अगर प्रोटेक्ट करते हैं, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। कहीं पर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड ज़्यादा फायदे का होता है, कहीं पर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड, और कभी कभी दोनों को मिलाकर अप्लाई किया जाता है। जो एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है उनमें मुख्य रूप से नेशनल पार्क्स बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, ये मेन मेथड है। अगर आप इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने होते हैं। ये नेचुरल हैबिटेट में बनाए गए प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। और अगर आप एक्स सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं उसके लिए नॉर्मली आपको बॉटनिकल गार्डन्स बनाना होते हैं, जू बनाएंगे, एक्वेरियम बनाएंगे, सीड बैंक बनाएंगे, जीन बैंक बनाएंगे। ये प्रोटेक्टेड एरिया नेचुरल हैबिटेट से अलग हटा के बनाए जाते हैं। तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से मेथड इन सीटू कंजर्वेशन के हैं और कौन से एक्स सीटू कंजर्वेशन के। तो ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं। और जू, बॉटनिकल गार्डन, एक्वेरियम, सीड बैंक, जीन बैंक, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड में नेशनल पार्क्स की और उसके साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व की। ये दो टर्म आपने सुनी है। हिंदी में जिन लोगों ने ये टर्म सुनी है, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको वन्य जीव अभयारण्य, तो ये जो है तीन मेन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। अब नाम आपने तीनों के सुने होते हैं, खासतौर से जो जर्नल साइंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन्होंने नाम सुने होते हैं। उनसे कहा जाता है किसी एक नेशनल पार्क का नाम बताइए, तुरंत बता सकते हैं वो दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन जब ये कहा जाता है कि कोई एक अंतर बताइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ आज समझ लीजिए इस बात को बहुत आसान, सीधे सरल शब्दों में। नेशनल पार्क क्या होता है? एक तो पहली बात ये समझ लीजिए, ये तीनों प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस एरिया की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वन्य जीवन को, वन्य जीवों को संरक्षित करने के जो उपाय हैं उनमें नेशनल पार्क की स्थापना करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना करना और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना, ये सरकारी प्रयास हैं, सरकार द्वारा किए जाते हैं और ये प्रोटेक्टेड एरिया है। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड एरिया है, ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां पर फ्लोरा और फौना दोनों का संरक्षण किया जाता है। जिनको ये शब्दों का अर्थ नहीं पता है वो समझ लें। फ्लोरा का मतलब होता है किसी स्थान पर पाई जाने वाली प्लांट स्पीशीज की संख्या, किसी स्थान पर पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों की संख्या फ्लोरा कहलाती है, और किसी स्थान पर जो जंतुओं की प्रजातियों की संख्या होती है उसको फौना कहते हैं। यानी कि जो एनिमल स्पीशीज का नंबर है किसी एरिया में उसको फौना कहेंगे। तो नेशनल पार्क ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसमें फ्लोरा और फौना दोनों का संरक्षण किया जाता है। यानी कि
प्लांट स्पीशीज को भी संरक्षित किया जाता है और एनिमल स्पीशीज को भी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस मामले में इनसे अलग है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी एक एनिमल स्पीशीज का ही संरक्षण नॉर्मली किया जाता है सामान्य रूप से। कभी कभी एक से ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रोटेक्टेड एनिमल स्पीशीज मिल सकती हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज को ही संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर फौना और फ्लोरा दोनों का प्रोटेक्शन नहीं होता है, केवल किसी एक खास एनिमल स्पीशीज का संरक्षण किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व वो इनसे बिल्कुल अलग है दोनों से। वहां पर पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण किया जाता है, पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है। इकोसिस्टम से क्या मतलब है? इकोसिस्टम से मतलब होता है कि आपके आसपास जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं और जो आपके पास भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सब आपका इकोसिस्टम है। तो कहने का मतलब ये कि बायोस्फीयर रिजर्व में न सिर्फ फ्लोरा और फौना का प्रोटेक्शन होगा बल्कि वहाँ पर सॉइल का प्रोटेक्शन भी होगा, वहाँ पर जो रिवर्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन होगा, जो लेक्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन होगा, अगर वहाँ पर हिली एरिया शामिल है उसका भी प्रोटेक्शन होगा। और बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े एरिया में फैले होते हैं कि उनमें ये सब चीज़ें आसानी से शामिल होती भी हैं। तो अब एक सेंटेंस में याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल किसी एक खास एनिमल स्पीशीज का प्रोटेक्शन करते हैं, और नेशनल पार्क में फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों तरह की स्पीशीज का प्रोटेक्शन होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नेशनल पार्क अपने एरिया में 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया में फैले होते हैं। इनका एरिया जो है 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होता है लगभग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनसे बहुत छोटी होती हैं, 10 से 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हो सकती है। वैसे सही बात यह है कि अक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया में होती हैं। तमिलनाडु में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो मुश्किल से 2 से 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से बहुत छोटी होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। एवरेज के तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर 5000 से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व फैले हैं, कुछ 10,000 से भी ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हैं। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में अगर एरिया वाइज आप देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े हैं, उनसे छोटे नेशनल पार्क हैं और उनसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। दूसरी चीज़, अगला नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। जो नेशनल पार्क हैं इनमें कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट और ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती है। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब मनुष्यों को रहने की परमिशन नहीं है, उनको अपना आवास बनाने की, मकान बनाने की परमिशन नहीं है, और ना ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन है, खेती करने की, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करने की या और किसी तरह की परमिशन वहाँ नहीं है। तो नेशनल पार्क में ना मनुष्यों की गतिविधियों की आज्ञा होती है, ना मनुष्यों को बसने की आज्ञा होती है। नो ह्यूमन सेटलमेंट एंड नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड अंडर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी सी छूट है, यहां आप ह्यूमन एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, आप खेती नहीं कर सकते हैं, आप और किसी तरह से काम नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर अस्थायी रूप से रहा जा सकता है। झुग्गी झोपड़ी डाल के अक्सर ट्राइबल जो हैं, आदिवासी जो हैं, वो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मिल जाएंगे, तो वो बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, और तब आप ह्यूमन सेटलमेंट वहां पर कर सकते हैं। तो मनुष्यों को बसने की छूट हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ह्यूमन एक्टिविटी की छूट यहां पर भी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली चूंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो उसको 3 सब एरियाज में बांटते हैं। जो उसका सेंट्रल एरिया होता है उसको कहते हैं कोर जोन, ये उसका सेंट्रल एरिया होता है, और यहां किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं माना जाता है, होने दिया जाता है। तो यहां पर कोई एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती है, ना मनुष्य रह सकते हैं, ना वहां खेती कर सकते हैं, ना बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। तो वो अनडिस्टर्ब एरिया है। उसके आसपास का एक सर्टेन डायमीटर में एरिया होता है, उसको बफर जोन कहते हैं। वहां एक्टिविटी की परमिशन होती है, लेकिन केवल रिसर्च और स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटी की परमिशन होती है, और किसी तरह की एक्टिविटी नहीं की जा सकती। उसके बाहर का एक और रेडियस होता है, बाहर का सबसे आउटर मोस्ट एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन सेटलमेंट की परमिशन होती है। बहुत सारे ट्राइबल्स आपको बस्तियों के रूप में वहां पर रहते हुए दिख जाएंगे, जो खेती भी करते हैं, वहां पर जानवर भी पालते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में
ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी और सेटलमेंट की परमिशन होती है, बफर जोन में केवल रिसर्च और स्टडी की परमिशन होती है, कोर जोन में किसी तरह की एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती है। एक और पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ में डिग्रेड नहीं किए जा सकते, यानी कि किसी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है और कभी कभी नेशनल पार्क को अपग्रेड करके बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया जा सकता है। अगला कंपैरिजन देखते हैं, नंबर 4, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। नेशनल पार्क की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो सरकार अपने नियम और कानून बनाकर उनको निश्चित कर देती है, फिक्स कर देती है, और वो लिखित में, रिटन में होता है कि किसी नेशनल पार्क की बाउंड्री कहां से कहां तक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ऐसा नहीं है, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई लिखित में निश्चित बाउंड्रीज उसकी सरकार जो है तय नहीं करती है नॉर्मली। बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्रीज भी फिक्स होती हैं, ये भी निश्चित होती हैं, सरकार सुनिश्चित करती है कि कोई बायोस्फीयर रिजर्व कहां से कहां तक है, तो बाउंड्रीज उसकी भी फिक्स्ड है। नेशनल पार्क जो है भारत में 105 नेशनल पार्क हैं प्रेजेंटली, 2016 तक का डाटा है ये, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भारत में 532 हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत में कुल 18 हैं। तो ये आपके लिए कंपैरिजन है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन आपको होता है तो ये 3-4 पॉइंट जो है उनको अपने दिमाग में रखिए, याद रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब नेशनल पार्क के बारे में एक और जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जैसे पहले कहा था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, खासतौर से बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, वहां पर नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस पार्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा। दुनिया में जो पहला नेशनल पार्क बनाया गया था वो येलो स्टोन नेशनल पार्क है। योमिंग जो है यूएस में, अमेरिका में एक स्टेट का नाम है योमिंग, वहाँ पर 1872 में ये नेशनल पार्क बनाया गया था, येलो स्टोन नेशनल पार्क, दुनिया का पहला नेशनल पार्क था ये। भारत में जो पहला नेशनल पार्क बनाया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, 1936 में ये स्थापित किया गया था। पहले इसको हेलीज नेशनल पार्क कहते थे या हेलीज पार्क कहते थे, HALLEY'। तो हेलीज पार्क जो था उसको बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया था, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। वेदाथंगल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, ये 1936 में ये भी स्थापित की गई थी, और ये पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानी जाती है भारत की जो स्थापित की गई थी। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी का एरिया आपको पता है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की जो सीमा है उसके आसपास का एरिया है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये बायोस्फीयर नेशनल रिजर्व है, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का जो 1986 में स्थापित किया गया था। कुछ नेशनल पार्क्स इंडिया के हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। इसमें देखिए, पहला नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में ये नेशनल पार्क है। आपको लोकेशन याद रखनी है, और ख़ास तौर से अगर उसमें किसी खास वाइल्ड लाइफ एनिमल का प्रोटेक्शन किया जा रहा है तो वो आपको ज़रूर याद रखना है, तो आप नोट करते रहिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे, 1 हॉर्न राइनो का प्रोटेक्शन किया गया है, और ये ख़ास एरिया है पूरी दुनिया में जहाँ पर 1 हॉर्न राइनो की 90% जो स्पीशीज़ पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, और यहीं से प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसका उद्देश्य है कि राइनो की संख्या बढ़ाना, क्योंकि वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो ये असम में है। दूसरा है गिर नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये खास नेशनल पार्क है अपने इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक लायन, बबर शेर जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट किए गए हैं, और एकमात्र ऐसा एरिया है इंडिया में जहाँ पर बबर शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन पाया जाता है, तो वो गिर नेशनल पार्क है। गिर एक ज़िले का नाम है गुजरात में, वहाँ पर ये नेशनल पार्क है, तो आप याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में बहुत मशहूर जगह है, हिल स्टेशन है नैनीताल, वहाँ पर ये नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। और एक और वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रखिएगा इस बात को, कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए 1972 में, वो इसी नेशनल पार्क से शुरू किया गया था, तो ये उसका मेन प्रोटेक्शन एरिया है टाइगर का।
अगला है बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक में है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है, कान्हा नेशनल पार्क। अगला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरल में है। केरल में इदुक्की एक ज़िले का नाम है, वहाँ पर ये नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एरिया में वो आर्थ्रोपोड्स या वो कीट नहीं पाए जाते हैं जो रात के समय बहुत शोर करते हैं अपने माउथ पार्ट्स की वजह से, तो वो वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और बहुत सारी स्पीशीज़ केवल इस एरिया में पाई जाती हैं जिनको एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, एक हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का इंडिया में। ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है, अगला आपके लिए नाम है दाचीगाम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास दाचीगाम नेशनल पार्क है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट हंगुल जो है, हंगुल एक तरह का हिरन की प्रजाति है, रेड बियर कहते हैं उसको, रेड डियर कहते हैं उसको आमतौर पर। तो वो हांगुल जो है वो हिरन की एक प्रजाति है, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट हांगुल चलाया जा रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी पार्क भी है और बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है, और सबसे ऊंचाई पर जो स्थित हैं नेशनल पार्क्स उनमें से एक है। एक और नाम है दुधवा नेशनल पार्क, यूपी के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में से यह इकलौता बड़ा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये दुधवा नेशनल पार्क। तो ये कुछ आपके लिए मेन नेशनल पार्क हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक उनकी लोकेशन कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा उनको कहाँ कहाँ स्थित है। दूसरा उनमें किसी खास एनिमल का अगर प्रोटेक्शन किया जा रहा है तो वो एनिमल का नाम, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा, गिर नेशनल पार्क में बबर शेर, जिम कॉर्बेट में टाइगर, इसके अलावा दाचीगाम में हंगुल। इस तरह के एक और नाम है, यहाँ पर नोट नहीं किया गया, आप उसको वैसे ही याद रखिएगा। पेरियार नेशनल पार्क, ये भी केरल में है, वहाँ पर एलिफेंट के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कहते हैं उसको। तो वो एलिफेंट के लिए एक मेन नेशनल पार्क है उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आपके लिए एक ऐसा टॉपिक है नेशनल पार्क्स का जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा, और आपको जो भी कन्फ्यूजन आज तक रहे हों खासतौर से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ये कंपैरिजन एक बार अच्छे से नोट करके पढ़िएगा, तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो उम्मीद है कि दूर हो जाएगा। फिर भी आपको कुछ अगर प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, आपको कोशिश करूंगा कि अगले किसी वीडियो में आपकी जो भी क्वेरी है उसको दूर कर सकूं। और जुड़े रहिए रेहांस बायोलॉजी से, आगे भी हम कुछ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी के MCQs लेकर आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और देखते रहिए।